नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं जब आपके लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आज हम बात करने जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम चैप्टर 5 स्टार्ट क्यों करने जा रहे हैं, जबकि हमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन इसका एक कारण है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि Mg+O2 क्या बनेगा, तो आप बोल देंगे शायद MgO2, लेकिन नहीं, MgO बनेगा। क्यों? देखिए, पहले चैप्टर में क्या है, रिएक्शंस है। तो मैंने रिएक्शन इसलिए स्टार्ट नहीं की जब आपको पता ही नहीं होगा कि एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स की कोई जो बैलेंसी है वो कितनी है, आपको यही मालूम नहीं होगा तो आप रिएक्शन कैसे करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के लिए है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, एलिमेंट्स आप क्लास 9 तक तो पढ़ के आई हैं। और सबसे पहले हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही टर्म्स मिलेंगे और क्लासिफिकेशन से ही जुड़े इसमें चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए हम देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे मेरी दुकान है, ठीक है, तो दुकान में क्या है कि मेरे पास बिस्किट, चॉकलेट और कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एक अलमारी में बिस्किट रखे हुए हैं, एक अलमारी में चॉकलेट रखी हुई है। अगर मैं ऐसा कर दूँ कि बिस्किट भी एक जगह रख दूँ, चॉकलेट भी एक तरफ रख दूँ, क्रीम, पाउडर, तेल वेल वगैरह वगैरह सब एक जगह रख दूँ, तो अब कोई मेरे पास कोई ग्राहक आएगा या फिर कोई आएगा तो मैं उसे वो कहेगा कोई कि चॉकलेट निकालिए, तो क्या मैं हर चॉकलेट निकाल दूंगा? नहीं निकाल पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि चॉकलेट कहाँ रखी है। क्योंकि उस ऊपर तो सारी चीज़ें मिक्सअप है। अगर वही एक अलमारी में चॉकलेट, एक में बिस्किट अगर ऐसे रखा हो तो हमको कितना आसानी होगा कि अगर कोई चॉकलेट तो चॉकलेट। तो ऐसे ही आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स को कि किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, कि किस प्रकार से मतलब इसे वर्गीकृत किया गया है। तो हम सबसे पहले क्या है कि एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को भैया भगवान मान लीजिए, क्योंकि आपकी जो सिलेबस में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा है कि इन क्लास 9th वी हैव लर्नड that matter around us is present in the form of elements, compound and mixtures, and the elements contain atoms of only one type। क्या कहा है कि हम 9th तक पढ़ चुके हैं कि हमारे चारों तरफ जो चीजें उपस्थित हैं वो किस चीज की बनी हुई है, या तो तत्व की हमारे आसपास क्या है, या तत्व हैं या फिर यौगिक हैं या फिर कोई मिश्रण है। तत्व क्या है, जैसे सोना, चांदी, और मिश्रण क्या है, जैसे आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा और पानी में क्या पानी डाला और पानी क्या उसमें आपने कूड़ा कंकड़ सब मिक्स कर दिया, तो ये क्या है, मिश्रण है। अब यौगिक क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सअप है, जैसे जो हाइड्रोजन का और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1, तो अगर इस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तभी वाटर बनता है। तो ये क्या है, अपना यौगिक है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके ही हैं क्लास 9th में। अब उसके आगे देखते हैं कि एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर क्या था, डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल दैट, यानी कि अभी तक आपको पता है कि कितने तत्व हैं वो मौजूद हैं। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, यानी कि हम अभी तक 118 तत्वों को जान चुके हैं। ऑल दिस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि इन सभी की जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। Out of these 118 only 98 are naturally occurring, यानी कि जो अभी तक 118 तत्व हमको ज्ञात हैं उसमें से जो 98 यानी कि 98 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नेचुरली है। बाकी आप 118 में से आप 98 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल कितने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it different to organize all that was known about the element. They started looking for some pattern in their properties of the
on the basis of which they could study a large elements with ease। तो क्या है कि सबसे पहले जो ज्ञात तत्व हैं कि जो सबसे पहले जो ज्ञात तत्व हैं उनको उन्होंने क्या है कि एज डिफरेंट जो अभी तक जो तत्व ज्ञात हुए हैं उनको क्या है कि साइंटिस्ट हैं वो क्या है सबको एक किसी न किसी गुण के आधार पर उन्हें अरेंज करते आए हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में आज हम देखते हैं कि मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ गोज अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि क्या है कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के जो प्रारंभिक प्रयास थे वो कौन कौन से थे कि वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बीइंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस। आप ये सब पढ़ लीजिए। उसके बाद अपना डोबेराइनर का ट्रेड्स है। तो ये क्या है कि इसका मेरा उद्देश्य एनसीईआरटी को लगाना इतना सा है कि आप एनसीईआरटी को सबसे पहले एक बार रीड कीजिए, उसके बाद मेरे जो नोट्स हैं उनको उन नोट्स के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ओके, अब ये आप देख ही चुके हैं कि द पीरियोडिक टेबल इज द टेबुलर मेथड डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट द elements having similar properties occur in the same vertical column or group। तो उसके बाद क्या है अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो प्रारंभिक प्रयास थे क्लासिफिकेशन के वो कौन कौन से थे। डोबेराइनर्स का ट्रेड्स था, उसके बाद न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ थे। उसके बाद फिर मेंडलीव्स भी आया, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बन गई। उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गई। उसके बाद तो ऐसे कई सारे तमाम प्रकार के बनते हैं। अगर आप भी और अब ऐसा मान लीजिए कि अगर आप भी साइंटिस्ट बन गए बड़े होके तो आप भी क्या करेंगे, आपको लगा कि इसमें ये कमी है इस पीरियोडिक टेबल में, तो आप भी अपने कुछ सजेशन देंगे और उसके बाद आप भी अपनी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डोबेराइनर्स ट्रेड कि डोबेराइनर्स के जो ट्रेड का जो नियम था वो कैसा था कि दिस क्लासिफिकेशन इज द बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास, यानी कि जो क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था, वो था अपना एटॉमिक मास पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि क्या था एटॉमिक मास पे तो बेस्ड था ही, लेकिन एटॉमिक मास को भी कैसे अरेंज किया गया था, एटॉमिक मास को भी बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया था इस पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि इसमें क्या थी, इस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, और यानी कि समान गुणों के आधार पर आर ऑब्टेन्ड द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड बीइंग नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल मैं उसका बताता हूँ कि जैसे लिथियम है, जैसे ये लिखा है ली, इसके बगल में लिखा है 6.9, फिर Na23, फिर लिखा K 39 ली, इसका मतलब है लिथियम का 6.9 इसका एटॉमिक मास है। उसके बाद सोडियम का 23 मास इसका एटॉमिक मास है। उसके बाद पोटेशियम का 39 है। यदि आप इसे ऐड कर देते हैं, यानी कि 6.9 और 23 और प्लस 39 को ऐड कर देते हैं, उसका इसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि इसमें ये 3 है तो इसमें 3 से क्या डिवाइड करेंगे तो इसका ये जो सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता चल जाएगा। ये इन्होंने एक ऐसा रूल दिया था, क्या था, अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है, इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या है कि इट फेल्स कि ये मतलब और जो तत्व ज्ञात तत्व थे उनमें ये रूल उनका फॉलो नहीं किया, केवल ये लिथियम सोडियम पोटेशियम इन पे और 1-2 और पे ही इनका जो रूल था वो काम किया। उसके बाद जो और तत्व आए उन पर ये रूल काम नहीं किया, इसलिए इनकी लिमिटेशन हुई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि इसमें भी क्या है कि एटॉमिक मास को बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने एलिमेंट्स को रखा, लेकिन कैसे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए कि ऑफ एवरी एलिमेंट्स आर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि इनका इसमें ये था कि जैसे संगीत के 7 स्वर होते, सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे सारे गामा पा धा नी और फिर इसमें सा फिर से रिपीट हो गया, वैसे ही इन्होंने बताया था कि हर जो 8वां तत्व होगा वो क्या होगा, वो पहले तत्व से सिमिलरिटीज दिखाएगा, यानी कि जो सिमिलरिटीज दिखाएगा कैसा, जैसे ये लिथियम है तो लिथियम क्या होता है, देखो ऐसे हम गिने कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां सोडियम आ गया। इसीलिए
क्या उसी ग्रुप में Ac रखा गया है। तो ऐसे इन्होंने ये बताया था। अब देख लेते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या थी। लॉ ऑफ ऑक्टेव वर एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, यानी कि ये क्या था, ये जो रूल था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू था। उसके क्या ओनली फॉर लाइटर और लाइटर एलिमेंट्स, और क्या था कि ये जो लाइट एलिमेंट्स यानी कि लाइटर बहुत मतलब हल्के टाइप के जो एलिमेंट्स थे उन पर ही ये नियम लागू हुआ। उसके बाद ये फेल हो गया। न्यूलैंड्स एडजस्ट टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, यानी कि इन्होंने, इनकी गलती ये भी थी कि इन्होंने ये जो दो एलिमेंट्स थे उन्हें एक ही स्लॉट में रख दिया था। वो कौन कौन से देखिए, जैसे कोबाल्ट है और निकल है। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि इनकी जो विभिन्न जो प्रॉपर्टी, यानी कि इनमें जो प्रॉपर्टीज में क्या थी, भिन्नता थी, यानी कि सेम नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे एक ही कॉलम में रख दिया गया। तो ये इनकी मतलब ये भी एक सीमा थी, एक लिमिटेशन थी इनकी, ये भी कमी थी उनकी, यानी कि। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट exist in nature and no more elements would be discovered in future। उन्होंने ऐसा बोल भी दिया था कि मतलब अभी जितने ये तत्व हैं 56 एलिमेंट्स हैं तो अभी हैं और आगे और नहीं बढ़ सकते, यानी कि केवल प्रकृति में यानी कि नेचर में केवल 56 ही एलिमेंट्स हैं, उसके बाद एलिमेंट्स और ज्ञात नहीं हो सकते। देखिए, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि अभी तक 118 तत्व मतलब खोजे जा चुके हैं, तो यानी कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कहाँ इनकी कमी रही है। ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बाद सॉरी ये आगे यहाँ पे लग गया। हाँ, अब क्या था, एक सेकेंड, ये पढ़ ही चुके अपन। उसके बाद मेंडल्स पीरियोडिक टेबल, और अब आती है अपनी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड द एटॉमिक मासेस, यानी कि अब जो मेंडलीव की जो अब आवर्त सारणी थी वो किस पर बेस्ड थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थी। कौन सी, और जो एटॉमिक मास को के बढ़ते क्रम में भी इन्होंने भी रखा। किसे, एलिमेंट्स को भी इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने रखा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लॉ, यानी कि ये लॉ है, ये 2 मार्क्स में तो हमेशा ही आ सकता है। क्या है कि इसका लॉ है कि अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, आवर्ती फलन, यानी कि क्या था, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो एलिमेंट्स की, वो क्या थी उस पीरियोडिक टेबल में, उसके आवर्ती फलन थी। ठीक है। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, द रिपीटिशन ऑफ properties of elements after certain regular inverse is known as periodicity of properties। ठीक है। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या था, इन्होंने बहुत खास बात कही थी कि मेंडलीव्स लेफ्ट वेकेंट प्लेसेस इन हिज टेबल, यानी कि इन्होंने एक टेबल तो बनाई थी लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ कॉलम्स खाली छोड़ दिए थे। क्यों खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ तत्व जो खोजे जाएंगे वो यहाँ पर रखे जाएंगे, which provided an idea for the discovery of new elements, यानी कि उन्होंने ये दिया। एग्जाम्पल, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एका का संस्कृत में शब्द अर्थ होता है कि एका मतलब होता है पहले। क्या था कि उन्होंने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इट इज यूजफुल इन करेक्टिंग the doubtful atomic masses of some elements, यानी कि noble gases could accommodated in the Mendeleev's periodic table without disturbing the periodic table after discovery। ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या थी इनकी, यानी कि कुछ कमियां क्या थी इनकी पीरियोडिक टेबल की, क्या था, सबसे पहला नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के लिए इन्होंने कोई भी स्थान नहीं दिया था। क्या था कि नो करेक्ट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम was in Mendeleev's periodic table। Example, position of hydrogen with alkali metals and halogens 17, यानी क्या है कि जो अपना हाइड्रोजन है उसे उन्होंने पहले भी रख दिया और उसमें बाद में भी रख दिया, यानी कि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताई हाइड्रोजन की। उसके बाद क्या था, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, यानी कि आइसोटोप्स के लिए इन्होंने क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट डिसाइडेड, यानी कि पोजीशन भी डिसाइड नहीं की है किसकी, आइसोटोप्स की। जैसे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। सी है अपना नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस, पोजीशन
of some elements with lower atomic masses before with higher atomic masses। यानी क्या था कि कुछ एलिमेंट जो जैसे अभी क्या था कि बढ़ते हुए क्रम में रखा जा रहा था, किसके एलिमेंट्स को रखा जा रहा था बढ़ते हुए क्रम में, किसके एटॉमिक मास के। लेकिन क्या था कि कुछ जो एलिमेंट्स थे उनको क्या पहले और बाद में रख दिया। जैसे निकल है, निकल को 58.7 है, बिफोर कोबाल्ट 58.9 है। देखिए आप जैसे ये देख सकते हैं एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, एल्यूमिनियम का कितना है 20.98 और इसका सिलिकॉन का 28.09। तो आपको समझ सकते हैं कि बढ़ते क्रम में रखेंगे तो सिलिकॉन को पहले रखेंगे, एल्यूमिनियम को बाद में रखेंगे। लेकिन उन्होंने उल्टा हो गया, ये उनकी कमियां थी। ऐसी कई सारी कमियां उनकी, जैसे अब आप आगे देख सकते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है कि इन 1913 हेनरी मोजले शोड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इज एटॉमिक मासेस। अभी पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसका पार्ट 3 जल्दी आने वाला है। और जो लाइट चैप्टर का जो जितने भी क्वेश्चंस हैं अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो मैं उस पर वीडियो बना के हर के आपको सॉल्यूशन दूंगा। जय हिंद, जय भारत।